जय हिंद क्लास। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास चल रही थी जो उसमें कुछ दिन से आपकी मतलब हम अपनी क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको क्लासेस डेली मिलेगी। और जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे से वो कल से मिलेंगी। उससे पहले जो हम टॉपिक कर चुके थे उसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन जो होता है माइंड मेकअप के लिए, माइंड रिफ्रेश कर मतलब माइंड में फिर मेकअप कर लें कि क्या हमारा चल रहा था टॉपिक और उससे पहले हम क्या क्या पहुंच गए, तो पूरा रिवीजन हम आपको करवा देते हैं। जैसे समरी होती है चैप्टर की, उसके लास्ट में समरी दी रहती है, उसी प्रकार से हम आज समरी करवा रहे हैं जो हम पढ़ा चुके उसकी। तो चलिए चालू करते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था कि हिस्ट्री हम जो चल रहे थे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये कही जाती है कि हिस्ट्री चालू होती है प्राचीन इतिहास से, मध्य इतिहास। प्राचीन इतिहास से मेनली हिस्ट्री बताई जाती है कि शुरू होती है उसके, लेकिन प्राचीन इतिहास से जो हमारी हिस्ट्री होती है वो नहीं शुरू होती, उससे पहले से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। तो उससे पहले क्या क्या आता है? ऐतिहासिक काल आता है, आग ऐतिहासिक काल आता है और प्राक ऐतिहासिक काल आता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक व आग ऐतिहासिक में क्या क्या था। तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या मिला है? ये काल हमारा जो था प्राक ऐतिहासिक काल, इसमें ना इंसान सबसे जो था वो ना ही लिख सकता था ना ही पढ़ सकता था, और यहाँ खाली पासा था, मतलब कि स्टोन एज था। यहाँ पत्थरों से ही काम चलाया जाता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल किस प्रकार का था? ना ही इंसान यहाँ पढ़ सकता था ना ही लिख सकता था, वो खाली खाना जानता था, पीना जानता था, सोना जानता था, इधर से उधर घूमना जानता था, बस। इनका मतलब सीधा मतलब होता था भूख लगने पे खाना खाना फिर सो जाना। कौन से काल में मिलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में मिलते हैं। उसके बाद हमारा आग ऐतिहासिक काल आता है। इसमें इंसान लिख तो सकता था और पढ़ भी सकता था, लेकिन जो हमारा जो आज का मानव जो खोज कर रहा है इसमें उसने लिखने की सामग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन लिख तो सकता था, लेकिन अभी तक इसके जो साक्ष्य मिले उसको पढ़ नहीं सकता था। यहाँ दोनों तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिख नहीं सकता था, पढ़ भी नहीं सकता था, और आग ऐतिहासिक काल में लिख भी सकता, पढ़ भी सकता। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम के जो मतलब हिस्टोग्राफी थे उन्होंने लिखित साक्ष्य तो प्राप्त कर लिए लेकिन पढ़ नहीं सके। और आग ऐतिहासिक में ही कांसा प्राप्त हुआ हमारा। तो कांसा किसमें प्राप्त होता है? आग ऐतिहासिक, जैसे चिकोलिथिक एज भी कहा जाता है। और इसमें सिंधु सभ्यता का शुरुआत मानी जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी शुरुआत, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पीसीएस का क्वेश्चन कि आग ऐतिहासिक वो हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड में आती है? तो आग ऐतिहासिक काल में आती है। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किसमें आती है? आग ऐतिहासिक में आती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो अभिलेख थे, जो लिखित शास्त्र, उसको हम मिल चुके थे लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके थे, उसकी हम स्टडी नहीं कर सके थे, रीडिंग नहीं कर सके थे। इसके बाद हमारा आता है लिखित साक्ष्य। इसमें लिख भी सकते थे हम, पढ़ भी सकते थे। मेन जो इतिहास शुरू होता है वो यहां शुरू होता है ऐतिहासिक साक्ष्य से। तो ऐतिहासिक साक्ष्य में क्या था? लिख भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। फिर इसके बाद जो मेन हिस्ट्री चालू होती, जो बच्चों को या हम लोग जो कहते हैं कि हिस्ट्री यहाँ शुरू होती है, वो प्राचीन, मध्य, आधुनिक हिस्ट्री यहां से शुरू होती है। उसके पहले का हिस्सा ये था। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक प्लस हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक प्लस हिस्ट्री। तो चलिए, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। एक ही क्वेश्चन कर रहा था कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। तो उसके बाद चालू करते हैं पाषाण या पाषाण काल। तो पाषाण काल क्यों? पाषाण का अर्थ ही होता है स्टोन। जो वहां पाषाण होता है उसका अर्थ क्या होता है? स्टोन। तो स्टोन एज या पाषाण काल। तो पाषाण काल कब से कब तक था? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। तो पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटा गया। इतने लंबे समय को हम 3 कालखंडों में बांट सकते हैं, जिसको हमने बांटा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल कब से कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व या 25 लाख टू 10,000 बीसी। तो पुरा पाषाण काल कब से कब तक? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये कहा मेनली जो पुरा पाषाण काल के मानव कहां प्राप्त होते हैं, मतलब कहां मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल के जो मानव थे वो कहां के थे, वो किस महाद्वीप के थे? तो अफ्रीका महाद्वीप था, वहां से थे। फिर अफ्रीका से ये मध्य एशिया, मध्य एशिया से ये भारत, रूस, बाकी अन्य जगह पे ये फैले। इस प्रकार से इनका कालक्रम है। तो पूरा पाषाण काल के मानव कहां मिले? अफ्रीका में। इसके बाद मध्य पाषाण काल में भी ये मानव
धीमे धीमे मध्य एशिया में आए, मध्य एशिया से ये फिर भारत में आए, भारत से एंट्री ली, फिर ये पूरे पूरे ऐसे विश्व में फैलते गए। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक है? 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ये कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। ये भी खाना बदोश थे, मतलब कि खाओ पियो ऐश करो, इनका जीवन था, खाओ पियो सो जाओ, खाना बदोश थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपने ये पूर्वजों को भी, मतलब कि अपने जो ये घर के बड़े बुजुर्ग रहते थे, जब उनको भूख लगती थी उनको भी खा जाते थे। तो इस प्रकार के मानव काल मिले पूरा पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं। खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक वही खाने पीने के लिए। आखेटक शिकारी थे। तो आखेटक का अर्थ क्या होता है? शिकारी थे, मतलब कि जानवरों को मार के खाने वाले थे। और इन्हीं ने पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। तो आग की खोज किस कालखंड में होती है? पूरा पाषाण काल में होती है। और जो ये हथियार यूज करते थे वो किस पत्थर के बने होते थे? बड़े पत्थर के हथियार यूज करते थे। तो एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल में हथियार किस प्रकार के होते थे? बड़े पत्थर के आकार के होते थे, क्योंकि उनको जानवर भी बड़े बड़े मारने होते थे। तो पूरा पाषाण काल में क्या कहा था? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय था। अफ्रीका में ये मेनली पाएगा। अफ्रीका जो पूरा पाषाण काल के मानव मिले वो अफ्रीका महाद्वीप में मिले। खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे, आग की खोज की थी और बड़े पत्थर इनका हथियार था। इसके बाद आता मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल कहां से कहा था? 10,000 बीसी से 5,000 बीसी, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, 10,000 बीसी टू 5,000 बिफोर कास्ट बीसी। मध्य पाषाण में क्या क्या शुरू हुआ था? अंत्योष्टि, जो हमारे हिंदू धर्म का सबसे आखिरी संस्कार माना जाता है, वो अंत्योष्टि माना जाता है। अंतिम संस्कार या दाह संस्कार जिसको हम कहते हैं, वो कौन सा है? अंत्योष्टि है, 16वां संस्कार है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अंत्योष्टि हिंदू संस्कार में कौन से स्थान का संस्कार है? तो 16वें नंबर का संस्कार कौन सा? अंत्योष्टि है। संस्कार भी आपको लिखवा देंगे 16 प्रकार के। तो संस्कार कहां से चालू होते हैं? जब अपनी मां के पेट में आने से ही संस्कार शुरू हो जाते हैं, और मरने तक के संस्कार 16 प्रकार के संस्कार हमारे पूर्वजों ने बताए। हमारे जो वैदिक काल में, अभी वैदिक काल जब चालू होगा तब इसको संस्कारों को लिखवा देंगे। तो 16 प्रकार के संस्कार वैदिक काल में बताए गए हैं। इसमें माइक्रोलिथिक जो हथियार थे वो कैसे थे? माइक्रोलिथ थे। तो माइक्रोलिथ हथियार कैसे? छोटे पत्थर के हथियार थे। छोटे पत्थर के हथियार किस लिए? मछली मारने के लिए व छोटे जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो माइक्रोलिथिक स्टोन या माइक्रोलिथिक हथियार किसमें यूज होते थे? तो मध्य पाषाण काल में इस्तेमाल होते थे। इसके बाद इनका यूज किसमें होता था? मछली मारने में और छोटे जानवर मारने के लिए माइक्रोलिथ या छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो मध्य पाषाण काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? माइक्रोलिथ एज के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल कब से कब तक? 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व अंत्योष्टि संस्कार होता था। हिंदू धर्म का 16वें नंबर का संस्कार है। माइक्रोलिथ छोटे हथियार इसमें यूज होते थे। मछली का, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मछली का शिकार किस कालक्रम में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। छोटे जानवरों का किसमें हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। इसमें ही मेन आग की जो खोज का जो काम था, इसी में ही मेन माना जाता है कि आग की खोज के बाद से ही मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो जानवर के जो मांस होता था उसको पका के खाने लगे थे। अन्य जानवर, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे थे। बाकी छोटे मोटे काम, खाना पकाना वगैरह मध्य पाषाण काल में जो आग की खोज का जो मेन काम हुआ था वो इसमें हुआ था। फिर हमारा नव पाषाण काल, जैसे कि हम देख लेते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी, जैसे फोन की टेक्नोलॉजी हम लोग की, जैसे भारत में 2000 के लगभग लॉन्च हुई थी, कि मतलब बड़े पैमाने पे इसको 2000 के लगभग पे लॉन्च करना था। तो 2000 से आते आते 2015 तक भारत में सबके पास फोन आ चुका था। इसी प्रकार इसमें था कि ठीक उसी के बाद इसमें आके ये आग की खोज का मेन इस्तेमाल होने लगा था। और जो हथियार होते थे पुराने जमाने में बड़े हथियार होते थे, जैसे जैसे जमाना आगे जाता है छोटे हथियार होते रहते हैं। आज के समय में एक कोरोना जैसा हथियार चीन ने जो बनाया, जैविक हथियार इस प्रकार का, अगर पूरे विश्व में भी कोरोना को इकट्ठा करें तो एक चम्मच के बराबर नहीं होगा। तो उस प्रकार से जो नवीनतम हथियार होते हैं वो और छोटे होते चले जाते हैं आने वाले समय में, और इससे भी छोटे हथियार देखने को मिल सकते हैं। तो
बड़ा हथियार किसमें आता? पूरा पाषाण में। उससे छोटा मध्य पाषाण काल में। इससे भी छोटा जो नुकीले हथियार मिलेंगे जिसमें तांबे की मात्रा मिलेगी वो किसमें मिलेगी? नव पाषाण काल में मिलेगी। तो चलिए हमारा अगला है नव पाषाण काल। ये कब से कब तक है? 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व, या 5000 बीसी टू 10,000 बीसी, 5K टू 3K बीसी। इसमें क्या होती है? कृषि व खेती की शुरुआत होती है। तो कृषि व खेती की शुरुआत जहां होगी वहां आपको रुक के ही इसका खेती करनी पड़ेगी, और जहां आप रुकेंगे वहां आप अपना निवास स्थान बनाएंगे। तो खेती की शुरुआत और निवास स्थान कहां से प्राप्त होता है? आवास कहां से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। और खेती और आवास के बाद अगर आप कुत्ता मतलब कि जो कुत्ता इन्होंने पाला था, तो पहला पालतू जानवर कौन सा पाला जाता है? कुत्ता पाला जाता है। तो नवपाषाण काल में क्या किसकी किसकी शुरुआत हुई? कृषि व खेती की शुरुआत हुई। खेती या कृषि एक ही चीज है। खेती करेंगे या कृषि करेंगे, आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। एक जगह रुकेंगे तो आप अपना घर बनाएंगे। आवास का मिला है नवपाषाण काल से। ये कुत्ता मिला है, कुत्ते को पालते थे। नदभांड मिले हैं, नदभांड भी आ गया उसको बता देंगे। मनका मिला है, मनका ऑर्नामेंट्स होते थे, मनका मिला है। पहिए की खोज हुई है। तो नवपाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट खोज किसकी हुई है? पहिए की खोज हुई है। पत्थर के पहिया बनाते थे। होमोसेपियंस मानव किसमें मिलते हैं? तो होमोसेपियंस मानव की शुरुआत नवपाषाण काल से होती है। हम लोग किस प्रकार के मानव है? तो होमोसेपियंस मानव कहे जाते हैं। और तांबे की खोज हुई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट खोज किसकी हुई है? तांबे की। तो तांबे की खोज के कारण से ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। तो नवपाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उसमें तांबे की खोज हुई है। इसमें ही तीर और भाले की भी खोज इसी प्रकार इसी में हुई है। तीर और भाले में क्या होते थे? पहले पत्थर लगाए रहते थे, उसको नुकीला नहीं बना पाते। तांबे से उनको आगे नुकीला बनाने में इनको बहुत मदद मिलती थी, जिससे ये शिकार बहुत अच्छे से कर लेते थे। चलिए इसी में जान लेते हैं कृषि व खेती के जो साक्ष्य मिले वो कब से मिले हैं। लगभग 7000 ईसा पूर्व से इसके खेती के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में। किस पर्वत श्रृंखला के बीच में या किस पहाड़ियों के बीच में है? तो सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच में कौन है? मेहरगढ़ है। ये कहां है? पाकिस्तान में। और सबसे पहले खेती के साक्ष्य कौन से मिले? गेहूं व जौ मिले हैं। तो मेहरगढ़ से क्या मिले? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कब से चालू है? लगभग 7000 ईसा पूर्व से चालू हुई है। तो एक यहाँ डाउट आपको आ रहा है कि नवपाषाण काल तो 5000 से शुरू हुआ, लेकिन खेती के साक्ष्य इसमें माने जाते हैं जो हमारा नवपाषाण काल में वो 7000 से है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझ लीजिए आप। दो शहर, एक दिल्ली, एक पाकिस्तान का कोई भी ले लीजिए या अफगानिस्तान का ले लीजिए, काबुल ले लीजिए चाहे। दिल्ली आज 2021 चल रहा है, मतलब कि विश्व में जो भी नई चीज मिलेगी वो दिल्ली या मुंबई में आपको मिल जाएगी। लेकिन काबुल में ही अगर आज का समय देखें और भारत का जो 1970 से 1950 के बीच का समय होगा वो आज काबुल में समय है। तो इसी प्रकार से जैसे भारत का 2021 जो दिल्ली का है, वही काबुल में जो दिल्ली में जो 1950 के समय मतलब कि समान चीजें जो मिलती थी, जो सुविधाएं होंगी, वो आज काबुल में मिल रही होंगी। इसी प्रकार से ही लगभग 7000 ईसा पूर्व इसमें माना गया और 5000 से इसका समय माना जाता है। तो खेती के साथ भी नवपाषाण काल में माने जाते हैं, ना कि मध्यपाषाण काल में। ये भी एक डाउट याद रखिएगा। 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुई है। और इसके बाद एक और डाउट आ जाता है कि 8000 ईसा पूर्व में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लोरा देव में मिल जाते हैं। लोरा देव कहां है? यहां से चावल के साक्ष्य मिल जाते हैं। ये कब मिलते हैं? 8K में, 8000 ईसा पूर्व में। और ये कहां मिलता है? लोरा देव संत कबीर नगर यूपी जिले के पास है, तो यूपी से मिलते हैं। लोरा देव में कितना मिलता है? चावल के साथ मिलते हैं। कब? 8000 ईसा पूर्व पहले। और ये कहां है? यूपी में है। तो ये चलिए आज का मतलब अभी इतना समझ में आ गया कि इसके आगे चलता है, इसके आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है आग ऐतिहासिक काल। हमने प्राग ऐतिहासिक काल कर लिया, तो उसके बाद आग ऐतिहासिक काल। तो आग ऐतिहासिक काल में किसकी जानकारी मिलती है, मतलब कि क्या क्या पता चलता है? इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, मतलब कि जो पत्थर पे लिखा गया है वो तो मिला है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो कौन से काल में लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है? वो आग ऐतिहासिक काल है। और उसकी जो लिपि है वो किस प्रकार की? भाव चित्रात्मक है।
तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आग ऐतिहासिक काल की लिपि किस प्रकार है, भाव चित्रात्मक है। और आग ऐतिहासिक काल में साक्ष्य लिखे हुए तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और लिपि भाव चित्रात्मक है। तो इसमें सबसे पहले आती है आग ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, किसके कालखंड में आती है, आग ऐतिहासिक काल में आती है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किसमें आती है, आग ऐतिहासिक काल में आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेनली हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर कौन सा मिला था, हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से कितने नगर मिले, कितने शहर मिले, 350। क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि कितने शहर मिले, 350। केवल गुजरात से कितने मिले हैं, 200। तो ये प्रमुख कहां पे थी, गुजरात में थी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा कहां फल फूल गई थी, गुजरात में। और इसके पूरे कितने शहर मिले, 350 शहर मिले हैं। और सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मेसन ने दी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है, चार्ल्स मेसन द्वारा प्राप्त होती है। इसका सर्वेक्षण किसने किया था, कनिंघम ने। जैसे आप कहीं सुनने जाते हैं कि इस एरिया जिले का सर्वेक्षण करने मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सर्वेक्षण मतलब ऊपर से देख के चले जाना, जहां बाढ़ आती है या आपदा प्रबंधन जैसी कोई ऐसी चीज आती है, उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां सर्वेक्षण करने जाता है, उसकी रिपोर्ट लेने जाता है। तो सर्वेक्षण किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का कनिंघम ने किया था। ये भी भारतीय, ये भी एक आईसीएस के अधिकारी थे, कनिंघम, इन्होंने किया था। खुदाई किसने की थी, जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल भी अधिकारी थे। इनके कहने पर दयाराम सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की थी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, हड़प्पा शहर की खुदाई की थी। तो खुदाई किसने की थी, मेनली दयाराम सैनी ने। और दयाराम सैनी को किसने कहा था, जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल को किसने कहा था, कनिंघम ने। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि कनिंघम ने किसे खुदाई करने का आदेश दिया, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल किसे दिया, दयाराम सैनी को आदेश दिया। इसके बाद ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता था। उसका नाम कौन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, किसके द्वारा कहा गया है, जॉन मार्शल के द्वारा इसका नाम रखा गया है। तो नामकरण किसके द्वारा किया गया, जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है। इसका एरिया पूछ लेते हैं, कौन सा एरिया किधर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी एरिया कौन सा, सूदका गेंडोर। तो सूदका गेंडोर कहाँ है, सूदका गेंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में। इसमें सूदका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है, दशक नदी किनारे स्थित है। तो पश्चिमी एरिया कौन सा, सूदका गेंडोर, किस नदी किनारे, दशक नदी किनारे, और ये कहां पर है, पाकिस्तान में। पूर्वी एरिया इसका कौन सा, आलमगीरपुर है। पूर्वी एरिया कौन सा, आलमगीरपुर, ये मेरठ के पास है। तो पूर्वी एरिया आलमगीरपुर, और मेरठ से कौन सी नदी निकलती है, हिंडन नदी निकलती है। तो आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में। हिंडन नदी यहां से प्राप्त होती है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी एरिया था। सबसे उत्तरी एरिया मांडा, जो हमारा कश्मीर में है। और कश्मीर का एक क्वेश्चन यह मतलब क्वेश्चन है कि कश्मीर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये भी आगे बताते हैं। मांडा कहाँ है, कश्मीर में है। ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा, ये कहाँ है, कश्मीर में, चिनाब नदी किनारे है। तो कश्मीर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। जब अशोक इसका जो आज का उज्जैन का राजा था, उस समय इनके पिताजी पूरे मगध साम्राज्य के शासक थे। तो कश्मीर में एक विद्रोह होता, मतलब कश्मीर के पास जम्मू कश्मीर में एक विद्रोह होता। तो इसकी जब अशोक बुलाएंगे तब डिटेल बताएंगे, अभी ऐसे बता देते। अशोक को या पहले अशोक के भाई को वहां विद्रोह शांत करने के लिए भेजा जाता, लेकिन वो विद्रोह नहीं शांत कर पाते। उसके बाद अशोक को विद्रोह शांत करने के लिए भेजा जाता है। 2 दिन में अशोक पूरे विद्रोह को कुचल के वहां शांत कर देता है। तो फिर वहां पर अशोक के द्वारा ही कश्मीर की स्थापना की जाती है। जब ये अभी 2-3-4 क्लास बाद अशोक जब चालू होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अशोक आता है, मौलवंश। तो वहां से कश्मीर के बारे में और अच्छे से जानकारी बताएं कि बिंदुसार ने अशोक को क्यों भेजा, उनके भाई कौन थे, ये सब आगे अभी आएगा अशोक के बारे में। तो शहरी सभ्यता कौन, वो सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, मांडा, कश्मीर में, चिनाब नदी का। और दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि दैमाबाद गोदावरी नदी किनारे स्थित है। गोदावरी की सहायक कौन सी नदी है।
तो दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो दैमाबाद कौन सी, गोदावरी या प्रवरा नदी, दोनों याद कर लीजिए, गोदावरी प्रवरा नदी किनारे स्थित है। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में किस नदी किनारे, गोदावरी नदी या प्रवरा नदी किनारे कौन सा स्थान स्थित है, दैमाबाद। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और जो क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे भारत की प्रेजेंट टाइम की जो वो पूछता है कि किस प्रकार की आकृति है, तो चतुष्ट प्रकार की है। जो भारत हमारा वो 4 प्रकार से इसका जब बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, उत्तर दक्षिण चारों प्रकार के जो के चतुष्ट प्रकार की बनाई जाती है। लेकिन जो उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी, त्रिभुजाकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की, त्रिभुजाकार है। इसका एरिया कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी, 1921 में, किसके द्वारा, दयाराम सैनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। तो सबसे पहले किसकी खुदाई की गई थी, हड़प्पा की। तो हड़प्पा खुदाई कब की गई, 1921 में। किसने की, दयाराम सैनी के द्वारा की गई। और ये कहां है, पाक के माउंट गोमरी जिला में। एमटी लिखा, माउंट जिसको भी जो भी कॉन्वेंट स्कूल का वो माउंट ऐसे ही लिखता है, एमटी डॉट लगा देता है, माउंट गोमरी जिला। और ये किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे। मेनली जो पाक में इतिहास पढ़ाया जाता है वो यूरोप का पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत ही से अलग हुआ था 1947 में। तो इसलिए वो भारत को अच्छा ना दिखा के, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपना इतिहास नहीं बना के वो यूरोप का इतिहास पढ़ाते हैं, क्योंकि इन चोरों का इतिहास तो है नहीं। तो इसलिए वो यूरोप के इतिहास से ही इन्होंने इस जिले का नाम रखा है माउंट गोमरी जिला। तो पाक माउंट गोमरी जिला। और वो श्री कृष्ण ने कहा जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो पाक का 1947 में जन्म हुआ था, तो आने वाले समय में इसकी मृत्यु भी जरूर होगी। तो पाक माउंट गोमरी जिला किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे स्थित है। कौन सा, हड़प्पा जिला। हड़प्पा जो पहला खुदाई जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा की। कहां हुई थी, 1921 में। कहा, दयाराम सैनिक द्वारा। पाक में माउंट गोमरी जिला था, रावी नदी किनारे स्थित था। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा से किस किस चीजों का क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो किसी भी शहर में कामगार रहते हैं, तो हड़प्पा में भी काम करने वाले लोग होंगे। तो हड़प्पा मेनली किसी में जैसे अलीगढ़ जाएंगे तो वहां उसका ताला बनाने वाले मिलेंगे। फरीदाबाद जाएंगे वहां चूड़ी बनाने मिलेंगे। इसी प्रकार अलग अलग कानपुर में आएंगे चमड़ा बनाने वाले मिलेंगे। इसी प्रकार जो हड़प्पा में रहते थे वो कुमार बहुत रहते थे। तो मेनली कौन रहते थे, कुमार। तो कुमार किस पे काम करते हैं, चाक पर। जैसे कुमार अपना गोल गोल घुमाते हैं उसी प्रकार से उसपे बर्तन का शेप देते हैं। तो हड़प्पा में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं, तो कुमार। तो कुमार का चाक प्राप्त हुआ है। और कुमार कहाँ रहेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम आज पीएम श्रमिक योजना के तहत उनके बहुत सारे श्रमिकों को आवास दिए जाते हैं। इसी प्रकार जो कुमार का जो घर था वो कहाँ था, श्रमिक आवास में था। तो कुमार किस में रहता था, श्रमिक आवास में रहता था। कुमार खाना खाने जाता था, अन्नागार में जाता था। तो कुमार कहाँ रहता, श्रमिक आवास में। खाना कहाँ खाता, अन्नागार में। पूजा किसकी करता था कुमार, मातृ देवी की मूर्ति की। तो एक दिन कुमार के साथ कुछ मतभेद हो जाते हैं, मतलब कि जितना इसको प्रॉफिट चाहिए होता है उतना नहीं मिलता, तो वो भगवान से रुष्ट हो जाता है। एक कहानी के रूप में लीजिएगा। तो कुमार कहा जाता है श्रमिक आवास में। श्रमिक आवास में अन्नागार करता है, मातृ देवी की मूर्ति की पूजा करता है। तो मूर्ति से गुस्सा होकर उसको ओखली जो होती है, जिसमें इस प्रकार की होती है जो मसाला पीटने के लिए इस प्रकार से मसाला पीटे जाते हैं। जो लाल मिर्च वाला एक ऐड आता है उसमें देख लीजिएगा, ओखली में ही वो लाल मिर्च को कूटते हैं। तो मातृ देवी की मूर्ति ओखली में रख के उसको कूट देता है। तो मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो ओखली में चकनाचूर हो जाती है। उस चकनाचूर मिट्टी को वो किसमें रखता है, ताबूत में। और ताबूत को कहां ले जाता है, तो ताबूत कहां, कब्रिस्तान में ही गाड़ा जाता है। तो ताबूत को कहां लेके जाता है, कब्रिस्तान। उस कब्रिस्तान का कुछ नाम होगा, तो नाम क्या है, RH37 उस कब्रिस्तान का नाम है। जब ताबूत को मतलब कब्रिस्तान में ताबूत को गाड़ने के लिए वो मिट्टी खोदता है, तो मिट्टी खोदने के टाइम उसको 2 चीजें और मिलती हैं। एक हाथी की खोपड़ी मिलती है, एक संगीत जानवर की मुहर मिलती है। तो 2 चीजें कौन सी मिलती है उसको मिट्टी खोदते टाइम जब ताबूत वो गाड़ने जाता है कब्रिस्तान में, तो एक हाथी की खोपड़ी, एक संगीत जानवर की मुहर मिलती है। ये एक याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया कि हड़प्पा में सबसे ज्यादा कौन रहते थे, कुमार रहते थे। तो कुमार का चाक मिला, कहाँ रहते थे, श्रमिक आवास में रहते थे कुमार। मेनली जो लेबर कैटेगरी होती है वो कहाँ रहती है, श्रमिक आवास में रहती है।
तो अगर कोई कानपुर का रहने वाला होगा वो अगर जानेगा तो जो हमारा किदवई नगर है, किदवई नगर के आसपास जो एरिया बसा हुआ है वो श्रमिक आवासीय बसे हैं। जब यहाँ कानपुर में कॉटन मिल वगैरह थी तो वो मेनली यहीं आके रहते थे। तो कुम्हार का चाक श्रमिक आवास में रहते थे, अन्नागार में खाना खाते थे, मातृ देवी मूर्ति की पूजा करते थे। मातृ देवी से गुस्सा होके उनकी मूर्ति को ओखली में तोड़ दिया, तो ओखली में पटक मतलब कि ओखली से तोड़ दिया उसको, मिट्टी एक जगह करके उसको ताबूत में रखा। ताबूत को आज 37 नामक कब्रिस्तान में ले गए। कब्रिस्तान की जब मिट्टी खोदी तब वहां से हाथी खोपड़ी मिली। हाथी खोपड़ी जब मिट्टी हटाया तो वहां हाथी खोपड़ी मिली, और हाथी खोपड़ी के साथ साथ एक संगी जानवर की मुहर भी मिलती है। तो ये हड़प्पा था ऐतिहासिक काल था। इसके आगे चलते मोहनजोदाड़ो, बाकी जो अन्य मेन शहर थे हड़प्पा सभ्यता के वो देख लेते हैं। जैसे हाथी खोपड़ी और एक संगी जानवर की मोहर मिलती है यहाँ से, इसी प्रकार आप कभी खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे से कुछ ना कुछ आपको ऑर्नामेंट्स या पुरानी चीजें मिलती रहती है। उसी प्रकार से जब यहाँ 37 कब्रिस्तान की खुदाई हो रही थी तो हाथी खोपड़ी और एक संगी जानवर की मोहर प्राप्त होती है। कहां से? हड़प्पा से। चलिए आगे चलते आगे देख लेते हैं अन्य चीजें जो बाकी वो देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा स्थान है हड़प्पा के बाद कौन सा स्थान मिलता है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो एक साल बाद इसकी खुदाई होती है हड़प्पा के। तो इसकी खुदाई कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की 1921, वो हड़प्पा की 1921, तो मोहनजोदड़ो की 1922। किसके द्वारा? ये रखालदास बनर्जी के द्वारा। तो मोहनजोदड़ो खुदाई कब? 1922। किसके द्वारा? रखालदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला पाकिस्तान में प्राप्त होता है। तो मोहनजोदड़ो 1922 सीधे याद करिए, जब रिवीजन होता है तो बहुत जल्दी जल्दी करा जाता है। तो मोहनजोदड़ो 1922, रखालदास बनर्जी, सिंधु नदी, लड़काना जिला पाकिस्तान में मिलता है। इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला व युद्ध का प्रतीक। मृतकों का टीला या युद्ध का प्रतीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो के बारे में यह कहा जाता है, जिसने मूवी देखी, कि ये 7 बार नदी में डूबा और 7 मतलब नदी में डूबा फिर उसको दोबारा ये शहर बसा है। तो 7 बार इसको इसलिए मृत्यु का टेला कहा जाता है कि 7 बार पूरी सभ्यता खत्म हो गई, फिर नई सभ्यता जन्मी, फिर बह गई, फिर नहीं आई, फिर बह गई, फिर नहीं। इस प्रकार से 7 तरीके से 7 प्रकार नदियों के द्वारा इसको विनाश किया गया और फिर इसमें नई बस्ती बसी। और युद्ध का प्रतीक इसलिए कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ युद्ध के द्वारा ही मोहनजोदड़ो की समाप्ति होती है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसका पतन होता है। तो मृतकों का टीला बाढ़ के कारण और युद्ध का प्रतीक युद्ध के द्वारा इसको मोहनजोदड़ो का नाम दिया गया, इसका अर्थ बताया गया है। यहां से क्या क्या चीजें मिली है इसको याद कर लेते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक ज्यादा रहते थे, मोहनजोदड़ो में पुरोहित ज्यादा रहते थे, पंडित ज्यादा रहते थे। तो पंडित कहां रहेंगे? पुरोहित अपने आवास में रहेंगे, तो पुरोहित आवास मिला। पुरोहित सबसे ज्यादा क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो पुरोहित आवास के बाद क्या करना है? उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद वो भगवान का भोग बनाने कहां जाएंगे? अन्नागार में। अन्नागार गए भगवान का भोग बनाने। फिर भोग बनाने के बाद वो कहां जाएंगे? कुएं के पास। कुएं के पास से हाथ पैर धुलेंगे। फिर भगवान को पूजा करने के लिए जो कुछ वस्त्र होते हैं, स्पेशल वस्त्र होते हैं, जो त्रिकेश्वर गया वहां भी देखेंगे आप, पीले कलर के वस्त्र पहन के जाने दिया जाता। बाकी बहुत से मंदिर हैं जहां उनका ड्रेस होता है, उसी को पहन के वो मंदिर के अंदर जाने देते हैं, नहीं तो मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने देते हैं। तो पुरोहित आवास, स्नानागार, पुरोहित ने क्या किया? स्नान किया। स्नान के बाद अन्नागार में जाके भगवान के लिए भोग बनाया। फिर भोग बनाने के बाद हाथ पैर धुले। कहां पे? कुएं के पास। कुएं के पास हाथ पैर धुलने के बाद वो कहां जाता है? अपने वस्त्र पहनता है। भगवान के सामने कैसे वस्त्र पहन के जाता है? सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र मिले यहां से। फिर सूती वस्त्र के बाद वो कपास का सामान लेके भगवान के ऊपर अर्पित करने जाता है, तो कपास का साच मिला है। कपास का साच। तो पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित कहां जाता है? स्नानागार में। स्नानागार के बाद वो कहां जाता है? अन्नागार में भगवान के लिए भोजन बनाने या प्रसाद बनाने। भोजन बनाने के बाद वो कुएं के पास जाता है हाथ पैर धुलने। फिर कुएं के पास से जाकर सूती वस्त्र पहनता भगवान के सामने जाने के लिए। फिर कपास की चीज लेके भगवान को अर्पण करने के लिए जाता है। कपास का साच मिलता है। फिर वो 44 सड़क से पशुपति शिव मंदिर जाता है। तो 44 सड़क से पशुपति शिव मंदिर जाता है। और मंदिर के अंदर आपने देखा होगा एक सभागार होता है, सभागार जहां लोग सभा करते हैं। और उसी में ही मंदिर के सामने आपने देखा होगा ज्यादातर महिलाएं नृत्य करती हैं। तो नृत्य करती हुई मूर्ति महिला मिली, किसकी? कांसा की। और क्या मिला यहां से? मोहनजोदड़ो से एक इस प्रकार याद कर लीजिए अलग से, तांबे का ढेर भी सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सबसे पहले तांबे का ढेर कहां से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है।
तो किस प्रकार याद करेंगे? मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ? पुरोहित आवास। पुरोहित कहाँ जाता है? स्नानागार करने। स्नान करने कहाँ पे? स्नानागार। भगवान के लिए भोज बनाने, अन्नागार। फिर भोज बनाने के बाद अपने हाथ पैर धुलने कहा जाता है? कुआं में। कुएं के पास से भगवान के पास जाता है तो एक वस्त्र होती, तो कैसी वस्त्र? सूती वस्त्र। भगवान को चलाने के लिए कपास के वस्तु लेता है, कपास के साक्ष्य लेता है। फिर चौड़ी सड़क से पशुपति शिव के पास जाता है। फिर मंदिर के अंदर सभागार होती, सभागार में और भगवान के सामने कौन नृत्य करती? महिलाएं नृत्य करती। तो नृत्य करती हुई मूर्ति महिला कांसा की मिली, और एक चीज क्या मिली? तांबे का ढेर प्राप्त हुआ। ये मोहनजोदड़ो था। इसके बाद चनूदड़ो। चनूदड़ो किसने खोजा? गोपाल मजूमदार के द्वारा खोजा गया। ये सिंधु नदी नवाब शाह पाकिस्तान में है। तो नवाब शाह जिला पाकिस्तान में कौन सा शहर है? चनूदड़ो है। कहाँ खोजा गया? किसने खोजा? गोपाल मजूमदार ने। और किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे स्थित है। तो चनूदड़ो किस लिए फेमस था? यहाँ महिलाएं का सामान बहुत मिला है। जो महिलाएं अपने मेकअप किट रखती हैं, वो वहां से इसका सामान बहुत मिला चनूदड़ो से। तो पेपर में कोई भी सामान याद, मतलब कि महिलाओं का सामान मिले हड़प्पा सभ्यता से, तो वो सीधे टिक मार दीजिएगा चनूदड़ो से मिला है। तो क्या क्या चनूदड़ो से मिला है? शीशा मिला है, काजल मिला है, कंघी मिली, लिपस्टिक मिली, गुड़िया मिली, मनका मिला है, सुई धागा मिला है। और मनका भी किस प्रकार मिला है? अलंकृत मिला है, मतलब कि रंगा पुता, रंगा मिला है। जो मनका मिला है, जो मनका बनाए जाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, तो वो कैसे मिले? रंगा मिला है। तो मेकअप का सामान कैसा मिला है? शीशा मिला है, काजल मिली है, कंघी मिली है, लिपस्टिक मिली है, गुड़िया मिली है, खेलने वाली गुड़िया होती है, मनका मिला है, सुई धागा मिला है, और अलंकृत ईंट मिली है। तो महिलाओं के पास ही इतना समय होगा कि किसी ईंट पे उस पे अलंकृत करे, उस पर चित्र बनाए, उस पर चित्रकारी के लिए वो किसके पास समय होता था? महिलाओं के पास समय होता था। तो अलंकृत ईंट मिली है। तो मेकअप का सामान कहां से मिला है? चनूदड़ो से मिला है। तो सीधे क्वेश्चन आए पेपर में कि महिलाओं के सामान से रिलेटेड कौन सा, अगर हड़प्पा सभ्यता से वो जो मिला है वो कहां से मिला है? चनूदड़ो से मिला। सीधे याद कर लीजिए कि महिलाओं का सामान सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिला? चनूदड़ो से मिला। क्या क्या मिला? शीशा, काजल, कंघी, लिपस्टिक, गुड़िया, मनका, सुई धागा और अलंकृत ईंट मिली है। एक अन्य चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिली है, वो क्या मिली है? मिट्टी पर कुत्ते व बिल्ली के निशान मिले हैं। मतलब कि इस प्रकार निशान मिले कि बिल्ली आगे आगे भाग रही, उसके पीछा कुत्ता कर रहा है। इस प्रकार के निशान कहां से मिलते हैं? चनूदड़ो से मिलते हैं। तो बिल्ली आगे आगे भाग रही, कुत्ता उसके पीछे, इसके प्रकार के निशान, कुत्ते व बिल्ली के निशान कहां से मिले हैं? तो चनूदड़ो से मिले हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या नहीं मिला है? दुर्ग नहीं मिला है। तो महिलाएं ज्यादा होंगी, वो घर में आपस में रहेंगी, वो दुर्ग में नहीं रहेंगी, तो दुर्ग नहीं मिला है। और महिलाएं सड़कों को कोई लेना देना नहीं, तो सड़कें भी सीधी नहीं मिली हैं। उनको जिस प्रकार की सड़क दे दो वो अपने बात करते हुए चली जाएंगे, इधर घूम के उधर घूम के। उनको अगल बगल महिला अगर साथ में होंगी तो उनको सड़क से कोई मतलब नहीं है, तो सीधी सड़क नहीं मिली है। तो महिलाओं का रिलेटेड कहां से मिला? चनूदड़ो से मिला है। क्या? और ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिए कि महिलाएं कहां नहीं रहती? दुर्ग में नहीं रहती, वो एक साथ रहना पसंद करती है, और वो सीधी सड़क पे चलना नहीं पसंद करती, बातें करते हुए इधर से उधर चलना पसंद करती है। तो सीधी सड़कें नहीं मिली हैं। तो कहां से नहीं मिली? चनूदड़ो से। इसके बाद पाकिस्तान का जो मेन एक और इंपॉर्टेंट जो शहर मिलता है वो कौन सा? सूत का गिंडोर है। ये किसने खोजा था? ओरन स्टैनाई ने खोजा था। ये कहाँ है? दशक नदी किनारे पाकिस्तान में। इसके बारे में ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है। ये सबसे पश्चिमी छोर है। बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पश्चिमी छोर हड़प्पा सभ्यता कौन सा? सूत का गेंडोर है। और यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सबसे पश्चिमी छोर हड़प्पा सभ्यता कौन सा? सूत का गेंडोर। और एक ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदी किनारे स्थित है? दशक नदी किनारे स्थित है। जितने भी हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता के शहर लिखवाए उसकी नदियां याद कर जरूर कर लीजिए, किस नदी किनारे स्थित है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपरों में पूछी जरूर जाती हैं इस प्रकार से। और ये जो सामान मिले इनके बारे में भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी जो अन्य चीजें बची वो कल कंप्लीट करके रिवीजन में जल्दी जल्दी वो कंप्लीट करवा देंगे। बाकी आपको इसी प्रकार अब डेली क्लास मिलेगी। और जो 10-15 दिन से नहीं मिली थी वो टेक्निकल फॉल्ट, माइक थोड़ा खराब हो गया, वो अभी सही भी नहीं हुआ, उस पीछे नहीं मिली थी, और थोड़ी सर्दी ज्यादा थी, तो रात में वीडियो बनाते हैं तो वो ठंड के पीछे भी वीडियो नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हाथ दिन चलते थे ब्लैक बोर्ड पे, इतनी ठंड थी, हीटर से भी काम नहीं चलता था। तो चलिए बाकी कल आपको डेली ऐसी क्लास मिलेगी। कल से इसके आगे जो कुछ पॉइंट बाकी हैं और जितना पढ़ा दिया उतना हम आपको रिवीजन जरूर करवा देंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी जो आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो बता दिया जाएगा।
या किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ पूछना हो, जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है या बायो है, उसके बारे में पूछना हो तो वो भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, कल मिलेंगे इसी के आगे से।